हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है हर्ष और मैं हूं आपका लॉ मेंटर। आज हम PULB के 2012 के पेपर पहुंच चुके हैं। अगर अभी तक आपने बाकी सारे नहीं देखे हैं तो हमने एक प्लेलिस्ट तैयार की हुई है, तो आप जाके 2009 से देखना शुरू कर सकते हैं। ये हमारा 4th एग्जामिनेशन है। एज़ यूजुअल मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ कीप अ पेन एंड पेपर रेडी, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको नोट डाउन करनी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं। सो विद दैट इन माइंड लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहला क्वेश्चन है, द मेजर चंक ऑफ इंडियन लॉ इज, इसका सही आंसर है डी। मेजर चंक ऑफ इंडियन लॉ इज कोडिफाइड बट ओपन टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। द पासिंग ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इज कल्मिनेशन ऑफ अ मूवमेंट इनिशिएटेड बाय, ये मजदूर किसान शक्ति संगठन जो कि MKSS बोलते हैं, इनके प्रोटेस्ट्स और इनके मूवमेंट की वजह से फाइनली ये RTA एक्ट पास हुआ था। ये एक NGO है जो आपको याद रखना है, MKSS। आगे चलते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंटली हैज़ 12 शेड्यूल्स। मूविंग ऑन, द टर्म एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज स्टैंड फॉर, एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है लॉज। पहले एक्स पोस्ट फैक्टो की बात समझते हैं हम क्या होती है। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है आफ्टर एन इवेंट हैज़ हैपन्ड, उसके बाद कुछ डिसीजन लिया गया एंड इस डिसीजन की वजह से इस पे इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो अगर हम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज की बात करें तो इसका मतलब ये है दैट द इवेंट हैड ऑलरेडी हैपन्ड एंड नाउ द लॉ हैज़ बीन पास्ड एंड नाउ दिस लॉ विल हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो इसका आंसर होगा लॉज विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स ओनली, बी। आगे चलते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में रिज़ाइन हिज ऑफिस, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है किसके नाम के अंडर रिज़ाइन करके जाते हैं, वो करते हैं राइटिंग हिज अंडर हिज हैंड एड्रेस टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। रिसेंटली गुजरात हाई कोर्ट वॉज आस्क्ड टू इशू अ रिट ऑफ मैंडेमस to the center as well as the state government to make it mandatory for manufacturers of goods to print the product details like price, ingredients and the date of manufacture in Hindi. However, the honorable court refused to oblige on the plea that Hindi is not our national language. उन्होंने बोला कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, तो हम कुछ ऐसी रिट इशू नहीं कर सकते हैं जो कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको हिंदी में देना मैंडेटरी बना सके। ये आज के लिए रेलिवेंट नहीं है, उस साल ये जजमेंट आई थी, इसीलिए ये क्वेश्चन भी बना था। आगे चलते हैं। द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 वॉज हेल्ड फ्रॉम, ये आज के लिए रेलिवेंट नहीं है, तो आगे चलते हैं। द टर्म क्लासिकल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्लासिकस विच बिलोंग्स टू, देखिए क्लासिकस, अगर हम इसका एजुकेटेड गेस लगा के देखते हैं क्या बनेगा। देखो कन्नड़ा टर्म तो नहीं बन रहा है ये, ठीक है, चाइनीज़ वर्ड भी नहीं बन रहा है, तो या तो लैटिन होगा या फ्रेंच होगा। तो ज़्यादातर हमें पता है कि वर्ड्स का जो ओरिजिन लिया जाता है या ग्रीक वर्ड्स या लैटिन वर्ड से लिया जाता है, तो अगर आपको गेस लगाना है तो लैटिन लगाएंगे, जो कि इसका राइट आंसर भी है। आगे चलते हैं। नेम द विनर ऑफ जनरल नॉन फिक्शन कैटेगरी ऑफ पुलित्जर प्राइज फॉर द ईयर 2012। उस साल का हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इस साल का हम देखते हैं कि पुलित्जर प्राइज़ किसको मिला है। पहले हम पुलित्जर प्राइज़ के बारे में देखते हैं कि द पुलित्जर प्राइज़ इज़ एन एनुअल अवार्ड फॉर अचीवमेंट्स इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, online journalism, literature, and musical composition in the United States. Barbara Kingsolver won the 2023 Pulitzer Prize for fiction for Demon Copperhead, ये किताब का नाम है, और बारबरा किंगसॉल्वर को मिला है along with हर्नान डियाज, जिन्होंने किताब लिखी है ट्रस्ट। तो इन दोनों को पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन मिला है, और रॉबर्ट सैमुअल्स एंड टुल्से ओलोरिनेमा इनको मिला है नॉन फिक्शन कैटेगरी के लिए पुलित्जर अवार्ड। ये दो आपको याद रखने हैं, या तो फिक्शन पूछा जाता है या नॉन फिक्शन पूछा जाता है, तो ये चार नाम आपको याद रखने हैं। वैसे ये दोनों जोड़ी में ही आएंगे, तो यू कैन मेक अ कनेक्शन बिटवीन दीज टू एंड मेक अ नोट ऑफ इट। आगे चलते हैं। नेम द इंडियन पोएट कॉल्ड एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को बोलते हैं शेक्सपियर ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। द फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय महर्षि धोंडो केशव कर्वे। इन्होंने पहली यूनिवर्सिटी बनाई थी फॉर वुमेन। थोड़ा इसके बारे में देखते हैं हम। SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी इन इंडिया एज वेल एज इन साउथ ईस्ट एशिया
द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे इन 1960 फॉर अ नोबल कॉज ऑफ विमेंस एजुकेशन। आगे चलते हैं। टाइटल सॉन्ग जन गण मन वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड अंडर द टाइटल। जो जन गण मन है वो पहले एक पोएम के रूप में पब्लिश हुआ था अंडर द नेम भारत भाग्य विधाता, जो कि तत्वबोधिनी पत्रिका में छपा था, जिसके जो ये पब्लिकेशन है ये ब्रह्मो समाज की ऑफिशियल पब्लिकेशन थी और इसके एडिटर थे रविंद्रनाथ टैगोर। आगे चलते हैं। हु पॉपुलराइज द फेमस स्लोगन सत्यमेव जयति। सत्यमेव जयति को पॉपुलर करने में मदन मोहन मालवीय जी का हाथ है। ठीक है, जो मदन मोहन मालवीय जी थे वो प्रेसिडेंट रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उसके दौरान उन्होंने इस स्लोगन को पॉपुलराइज किया। आगे चलते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सू इन द नेम ऑफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर केस होता है किसी के साथ तो हमने देखा है कि यूनियन ऑफ इंडिया टर्म यूज होता है, तो ये लीगल टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है। हमने देखा है कि केसेस का नाम होता है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सो एंड सो। आगे चलते हैं। Who has the right to vote in the election of the members of both the lower and upper houses of the parliament? कौन से मेंबर्स हैं जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही वोट कर सकते हैं? उसका आंसर है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये दोनों इलेक्शंस में ही इनका पार्ट होता है, चाहे लोकसभा की इलेक्शंस हो चाहे अपर हाउस की इलेक्शंस हो। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दे आर प्रेजेंट इन बोथ द केसेस। आगे चलते हैं। When a chief minister is disqualified from voting in the election of president of India, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है कि अगर किसी चीफ मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया गया है वोट करने से इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके पीछे कारण ये है कि वो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के नहीं है, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं, इसलिए उनको अलाउड नहीं है वोट करना। सो सी इज़ द राइट आंसर। देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं बाय इलेक्टोरल कॉलेज। वो इलेक्टोरल कॉलेज इनका कंसिस्टेड होता है, वो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया का कंसिस्टेड होता है। तो इसमें जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए अगर चीफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट है तो वो इसमें वोट नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द लोअर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स अंडर। जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्पेशल लीव दे सकती है टू अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स एंड द डिसीजंस ऑफ द लोअर कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम कॉमन लैंग्वेज में या लीगल टर्मिनोलॉजी में स्पेशल लीव पिटिशन भी बोलते हैं ऑफ आर्टिकल 136। थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। आर्टिकल 136 डील्स विद द स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। इट मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट इज ऑथोराइज्ड टू ग्रांट इन इट्स डिस्क्रिशन स्पेशल लीव टू अपील from any judgment in any matter passed by any court or tribunal in the territory of India. आगे चलते हैं। Which article of the Constitution gives to the High Court control over the subordinate courts of the concerned state? किस आर्टिकल के अंडर जो हाई कोर्ट है वो चेक रखता है या कंट्रोल रखता है ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स? इसका आंसर है आर्टिकल 235 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो आर्टिकल 235 है, it reflects that the controlling power of the subordinate court lies in the hands of high court. आगे चलते हैं। A political party could be registered as a national party after inter alia it has secured at least. इसका सही आंसर है डी। ये हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं कि क्या चीज़ है। किसी पॉलिटिकल पार्टी को जब नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है तो कुछ इन तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल अगर हो जाती है तो उसको नेशनल पार्टी बोल दिया जाता है। तो कौन कौन सी कंडीशंस हम देखते हैं। या तो वो रिकग्नाइज्ड हो एज अ स्टेट पार्टी इन 4 और मोर स्टेट्स, 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में उसको स्टेट पार्टी माना गया है। सेकंड, इफ़ इट्स कैंडिडेट्स पोल्ड एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, उसके जो कैंडिडेट्स हैं उनको 6% टोटल वैलिड वोट्स मिले हैं इन 4 और मोर स्टेट्स, 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में मिले हैं, लोकसभा इलेक्शन में मिले हैं चाहे असेंबली इलेक्शंस में मिले हैं। इसके साथ साथ ये एंड है, एंड का मतलब प्लस, एंड हैज़ एटलीस्ट 4 MPs इन द लास्ट लोकसभा। तो इसका मतलब क्या है कि 6% उनको वोट मिले हैं, 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में मिले हैं और इनके पास 4 MPs हैं लोकसभा में। अगर ये तीनों चीज़ें फुलफिल हो रही हैं तो उसको नेशनल पार्टी करार दिया जा सकता है। थर्ड हम देखते हैं, इट हैज़ वन एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स। उन्होंने 2% सीट्स
कैप्चर की हैं लोकसभा में, और जो ये सीट्स कैप्चर की हैं लोकसभा में ये 3 स्टेट्स में से की गई हैं। ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई भी एक सिनेरियो बनता है तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो हमने देखा ऑप्शन, हमारा ये डी ऑप्शन था, ये सेकंड कंडीशन को फुलफिल करता है, विच सेज दैट द 6% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड इन अ मिनिमम ऑफ 4 स्टेट्स, उसको हमने नेशनल पार्टी बोला। आगे चलते हैं। अ प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट इज डिजाइन टू अपील मेनली, जो प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट है वो टारगेट ऑडियंस को के हिसाब से डिज़ाइन की जाती है। आगे चलते हैं। ये हम कुछ असर्शंस और रीजनिंग वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर तो दोनों असर्शन और रीजनिंग ट्रू है तो और आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो हम ए मार्क करेंगे। अगर दोनों ट्रू हैं बट आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी मार्क करेंगे। अगर असर्शन ट्रू है लेकिन रीजनिंग फॉल्स है तो सी करेंगे। अगर असर्शन फॉल्स है और रीजनिंग ट्रू है तो डी करेंगे। इसके हिसाब से हम क्वेश्चन करते हैं आगे कुछ। असर्शन क्या है? दैट द चैप्टर 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन अमेरिकन मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये बिल्कुल ठीक है। जो फंडामेंटल राइट का चैप्टर है वो अमेरिकन मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे बेस्ड है, बिल्कुल ठीक है। द फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल, ये भी ठीक है। तो मतलब असर्शन एंड रीजनिंग दोनों ठीक है, बट जो आर है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। आगे चलते हैं। असर्शन क्या है? टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कैंडिडेट मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा। कि अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होना है तो आपको एलिजिबल होना पड़ेगा या क्वालिफाइड होना पड़ेगा टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये बिल्कुल सही है। इसका रीज़न क्या है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये बिल्कुल सही है। तो असर्शन भी सही है और रीजनिंग भी सही है, और जो रीजनिंग है वो असर्शन को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, तो इसका आंसर ए आएगा, बिकॉज इस असर्शन को एक्सप्लेन कर रही है रीजनिंग। आगे चल रहे हैं। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। अब देखते हैं आगे असर्शन क्या है। आर्टिकल्स 36 to 51 लेड डाउन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 36 से लेके 51 जो है वो डीपीएसपीज को मेंशन करते हैं। इसका रीजन क्या है? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंश्राइन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट्स वाइल फ्रेमिंग लॉज एंड पॉलिसी। ये भी ठीक है। दोनों ठीक हैं, लेकिन जो रीजनिंग है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे चलते हैं। ए जो है असर्शन जो है, बाय रूल ऑफ लॉ वी ऑर्डिनरीली मीन सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। ये ठीक है। तो इससे क्या होगा? दिस मीन्स दैट पार्लियामेंट इज फ्री टू एनेक्ट एनी टाइप ऑफ लॉ। ये गलत है। ठीक है, तो ए ट्रू है, आर गलत है। तो इसका आंसर होगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आगे चलते हैं। असर्शन क्या है? एक्स मैरिज अनदर वुमन वाइल हिज लॉफुली वेडिड वाइफ इज स्टिल अलाइव। ठीक है। रीजन क्या है? दिस इंडिकेटेड दैट ही हैज डिवोर्स्ड हिज फर्स्ट वाइफ। अगर किसी इंसान ने दूसरी शादी कर ली है जब उसकी पहली बीवी जिंदा है, तो इसका मतलब हम अज्यूम नहीं कर सकते हैं, ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि उसकी जो पहली जो डिवोर्स हो चुका है पहली शादी का। तो ये गलत है, ये सही है। तो इसका आंसर सी होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आगे चलते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आए थोड़ी से। अब इसका हमें एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स। ये लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। प्रिंसिपल क्या है? अटेम्प्ट इज नॉट एन ऑफेंस until it is an attempt to commit an offense punishable with imprisonment। ठीक है। फैक्ट्स देखते हैं। Z makes an attempt to steal some jewels by breaking open a box and finds after so opening the box that there is no jewel in it। ठीक है। तो Z ने कोशिश की जो बॉक्स खोल के उसमें से जूल चोरी करने की, लेकिन खोलने के बाद उसको पता चला कि उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। क्या ये एक ऑफेंस बना? अब हमें ऐसे क्वेश्चंस में अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो प्रिंसिपल में दे रखा है बस उसी को ही अप्लाई करना है। प्रिंसिपल में क्या दिया हुआ है कि अटेम्प्ट इज नॉट एन ऑफेंस अंटिल इट इज एन अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। अब दो चीज़ें बोल दी उन्होंने, एक तो ऑफेंस होना चाहिए और वो पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए। अगर उसका अटेम्प्ट नहीं है तब तक वो हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस केस में। तो इस केस में तो हमारी क्लैरिटी है ही नहीं कि वेदर इट इज़ एन ऑफेंस। हमें बताया नहीं गया है कि ऑफेंस है नहीं है, ना ही ये बताया गया है कि उसकी इम्प्रिजनमेंट है नहीं है।
तो इस केस में हमारा सही आंसर होगा द स्टेटेड प्रिंसिपल नीदर डिफाइंस द ऑफेंस नॉर स्पेसिफाई दैट द सेट ऑफेंस इज पनिशेबल। तो इस केस में द पोजीशन इज अनक्लियर, तो सी इज द राइट आंसर। आपको ऐसे केसेस में अपना दिमाग नहीं लगाना होता या अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यूज़ नहीं करना होता, जो प्रिंसिपल दिए हुए हैं सिर्फ उन्हीं के बेसिस पे ही आंसर करना होता है। आगे चलते हैं। When anyone uses his property in such a manner as to cause damage to others, he commits wrongful act of private nuisance। ठीक है, अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी को ऐसे मैनर से यूज़ करे कि वो किसी दूसरे को डैमेज करे, तो उसको हम प्राइवेट न्यूसेंस बोलते हैं। ऐसे रॉन्गफुल एक्ट को हम प्राइवेट न्यूसेंस बोलते हैं। अब हम फैक्ट चेक करते हैं क्या है। एक्स एंड वाई आर द ओनर्स ऑफ एडजॉइनिंग फ्लैट्स, उन दोनों के अगल बगल में फ्लैट्स हैं। एक्स लीज्ड हिज फ्लैट टू आर, जो कि एक एड्स पेशेंट है, उसको उन्होंने किराए पे दिया है। फेयरिंग द स्प्रेड ऑफ द डिजीज, वाइज टेनेंट्स वेकेटेड हिज फ्लैट एंड सिंस देन नो टेनेंट इज रेडी टू मूव इन वाइज फ्लैट। Y repeatedly requested X to change his tenant but to no use. Now Y has filed a suit against X for causing private nuisance. अब X के टेनेंट की वजह से Y के घर में टेनेंट नहीं रह रहे हैं, तो अब Y जो है वो X को बोलता है कि प्लीज़ अपना टेनेंट चेंज कर लें, बट जो X हैं वो अपना टेनेंट चेंज नहीं करते हैं। तो इस केस में क्या Y जो है वो X के खिलाफ प्राइवेट न्यूसेंस का केस कर सकता है या नहीं। देखिए, प्राइवेट न्यूसेंस होने के लिए दो चीज़ें मैंडेटरी हैं, एक तो डैमेज हो और फिर रॉन्गफुल एक्ट हो। देखिए, इस केस में एक एड्स पेशेंट को घर में रखना ना ही एक रॉन्गफुल एक्ट है, वो ना ही डायरेक्टली किसी और पार्टी को डैमेज कर रहा है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या बनेगा, दैट वाइज क्लेम विल फॉल एज एक्स कुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉन्ग बिलीव्स। उनके रॉन्ग बिलीव्स हैं कि एड्स पेशेंट से बीमारी फैलेगी या कुछ इस तरह की टैबू जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में उनके नोशंस गलत हैं, तो उसके बेसिस लोगों के नोशंस और बिलीव्स की वजह से हम एक्स को लायबल नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर होगा सी। आगे देखते हैं प्रिंसिपल क्या है। कन्फेशन मेड इन द कोर्ट शुड बी फ्री एंड वॉलेंट्री। जो कोर्ट में कन्फेशन दिया गया है वो फ्री और वॉलेंट्री होना चाहिए। अब फैक्ट्स पे अप्लाई करके देखते हैं। सुमित वॉन्टेड टू गिव एन एक्सपेंसिव गिफ्ट टू हिज गर्लफ्रेंड ऑन हर बर्थडे बट ही डिड नॉट हैव इनफ मनी। उसके पास पैसे नहीं थे, सो ही स्नैच्ड अ गोल्ड चेन फ्रॉम एन ओल्ड लेडी। पुलिस अरेस्टेड सुमित ऑन सस्पिशन एंड इन द लॉकअप द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टोल्ड हिम, उसको बोला लॉकअप में कि इफ ही वुड एडमिट हिज गिल्ट देन ही शैल बी सेट फ्री, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। सुमित कन्फेसेस हिज गिल्ट इन द कोर्ट, उसने कन्फेस कर लिया। अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। सुमित शैल बी रिलीज्ड एज ही एडमिटेड द गिल्ट, क्या उसको छोड़ देना चाहिए? नहीं। कोर्ट विल सेट हिम फ्री बिकॉज ऑफ हिज ट्रूथफुलनेस, ये भी गलत है, ये लॉ के हिसाब से करना है हमें। सुमित शैल नॉट बी पनिश्ड एज द पुलिस ऑफिसर हैज प्रॉमिस्ड हिम रिलीज, ये भी गलत है। सुमित शैल नॉट बी पनिश्ड मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ दिस सजेस्टेड कन्फेशन, जस्ट बिकॉज उसको सजेशन दे दिया गया कि अगर तुम्हें छोड़ दिया जाएगा अगर तुम कन्फेस कर दोगे, जस्ट इसके बेसिस पे अगर वो कन्फेशन है तो वो लायबल नहीं बनेगा, बिकॉज द कन्फेशन शुड बी फ्री एंड वॉलेंट्री। आगे चलते हैं, तो डी इज द राइट आंसर। प्रिंसिपल है एवरी एग्रीमेंट इन स्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर इज वॉइड। ठीक है, ऐसा अग्रीमेंट जो कि किसी की मैरिज को रोकने के लिए बनाया गया है वो वॉइड है, अनलेस वो जो अग्रीमेंट है वो माइनर्स के लिए है। ठीक है, तो रोहित एंड प्राची वर डीपली इन लव एंड वांटेड टू मैरी ईच अदर बट देयर पेरेंट्स वर स्ट्रांगली अपोज्ड टू द आइडिया एज दे बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट्स। Ultimately, they were compelled to execute an agreement in the presence of a lawyer stating that they shall not marry each other, and the same was signed by their parents as witnesses. Thereafter, both of them fled away from home and solemnized their marriage. ठीक है, तो इसका हम ऑप्शन देखते हैं क्या बन रहे हैं। Their marriage is void as they have broken the agreement, ये तो बिल्कुल ही गलत है। Their marriage is voidable and could be declared invalid by any one of them, ये भी गलत है, क्योंकि हमने देखा है कि agreement in state of marriage is void, और सिर्फ माइनर के केस में नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें रोहित और प्राची की एज क्या है, वो मेजर है या माइनर है, ये बताया नहीं गया है। तो जब तक बताया नहीं गया है हम अज्यूम करेंगे नहीं। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन देखते हैं। देयर मैरिज इज़ वैलिड डिस्पाइट द वायलेशन ऑफ द एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय देम, ये सही आंसर है। क्यों? क्योंकि जब तक हमें ये बताया नहीं जाए कि वो माइनर है तो हम उनको मेजर मान के चलते हैं, और मेजर के इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का जो अग्रीमेंट है वॉइड होता है। अगर वो वॉइड है तो उनकी जो शादी है वो वैलिड है। ठीक है, आगे चलते हैं।
प्रिंसिपल क्या है? एंटीसिपेटरी बेल कुड बी ग्रांटेड टू एनी पर्सन हु एप्रीहेंड्स अरेस्ट फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है उस इंसान को जो एप्रीहेंड कर रहा है कि उसकी अरेस्ट होने वाली है इन नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस हमें याद रखना है, तो ऐसे आप मार्क आउट कर सकते हैं। फैक्ट्स पे लगाते हैं इसको। जी पब्लिशेज अ defamatory statement against a state minister in a local daily newspaper. Police registers a case of defamation, a bailable offense against Z. He files an application in Supreme Court asking for anticipatory bail. ठीक है, अब इस केस में क्या होगा? हमें पता है कि एंटीसिपेटरी बेल तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में मिल सकती है, तो बेलेबल ऑफेंस में तो अलाउड ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? हिज एप्लीकेशन शैल बी रिटर्न्ड एज इट इज नॉन मेंटेनेबल। डी इज द आंसर। आगे चलते हैं। द स्टेटमेंट बाय अ विक्टिम एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ। मरते हुए अगर विक्टिम अपनी कॉज ऑफ डेथ बताता है तो उसको हम डाइंग डेक्लेरेशन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? ये बहुत बार कर चुके हैं हम। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आगे चलते हैं। द टर्म अनलिक्विडेटेड डैमेजेस स्टैंड्स फॉर। देखिए, दो तरह के डैमेजेस होते हैं, एक होते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस, एक होते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो अनलिक्विडेटेड और लिक्विडेटेड डैमेजेस में क्या डिफरेंस है? अगर तो पार्टीज ने पहले से डिसाइड कर रखा है अग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में, कि अगर हमारा सो एंड सो डिस्प्यूट होता है तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को इतना पे करेगी, पहले से डिसाइडेड डैमेजेस हैं, तो उनको हम लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलते हैं। लेकिन जहाँ पे डिसाइडेड पहले से नहीं होता है और कोर्ट को असेस करना पड़ता है, उस केस में हम अनलिक्विडेटेड डैमेजेस बोलते हैं उनको। तो डैमेजेस टू बी असेस्ड बाय द कोर्ट are known as unliquidated damages. आगे चलते हैं। A written statement under oath and signed by the maker as a true statement is called। ट्रू स्टेटमेंट बताई गई है अंडर ओथ और उस पर साइन किया गया है एज इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, उसको हम एफिडेविट बोलते हैं लीगल टर्म्स में। आगे चलते हैं। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इन इंडिया? इसका आंसर है हीरालाल चौधरी। मूविंग ऑन। The distribution of finances between center and states is done on the recommendation of Finance Commission. हर 5 साल के बाद on the recommendation of the President Finance Commission बनाया जाता है under Article 280, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि जो टैक्सेस हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट्स एंड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, आगे चलते हैं। बिटवीन विच कंट्रीज 100 years वॉर वॉज फॉट? इसका आंसर है फ्रांस एंड इंग्लैंड। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। फ्रांस एंड इंग्लैंड के बीच में 100 years वॉर्स हुई थी। द फेमस नीरो डिक्री वॉज इशूड बाय अडॉल्फ हिटलर ऑन March 19, 1945। ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। नीरो डिक्री क्या थी? नीरो डिक्री इशू की गई थी अडॉल्फ हिटलर के द्वारा, ऑर्डरिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ जर्मन इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट इट इज टू प्रिवेंट इट्स यूज बाय अलाइड फोर्सेज एज दे पेनिट्रेटेड डीप विद इन जर्मनी। ठीक है, तो अलाइड फोर्सेस उनके सोर्सेज को यूज़ ना कर पाएँ, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ ना कर पाएँ, तो हिटलर ने नीरो डिक्री दे दी थी सो दैट कि वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, जर्मन इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकें। इसका ऑफिशियल टाइटल था डिक्री कंसर्निंग डिमोलिशंस इन दी रिक टेरिटरी। आगे चलते हैं। त्रिपिटक्स वर दी सेक्रेड बुक्स ऑफ दी बुद्धिस्ट। बुद्धिज़्म में 3 बुक्स हैं, त्रिपिटक्स बोलते हैं या 3 बास्केट्स। ये पाली में लिखी गई हैं। ठीक है, ये कौन सी 3 है? सूत पिटक है, विनाया पिटक है और अभिधम पिटक है। ये इन तीनों को एक साथ बोला जाता है त्रिपिटक। ठीक है, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जो पाली भाषा में लिखे गए हैं। आगे चलते हैं। ऑफेंस एज टू पनिशमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एज टू। जैसे ऑफेंस में पनिशमेंट मिलती है, कॉन्ट्रैक्ट से क्या होता है? या तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो जाएगी या अगर खराब हुआ तो आपको डैमेजेस मिल जाएंगे। तो ए इज द आंसर। चूज द ऑल्टरनेटिव विच एक्सप्रेसेस बेस्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज। देखते हैं क्या है। टॉकिंग थ्रू वंस हैट, ये इडियम है। इसका मतलब क्या होता है? टू ब्रैग और एग्जैजरेट। आगे चलते हैं। अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, उसको हम बोलते हैं स्टोइक। ये एक थ्योरी है पूरी, स्टोइसिज्म बोलते हैं उसको हम, कि जो पर्सन है उसको ना खुशी में ना गमी में किसी में फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ही इज़ इंडिफरेंट टू सच इमोशंस। टू रेस्ट अपॉन वंस ओर्स, इसका मतलब क्या है? टू स्टॉप वर्किंग। आगे चलते हैं। प्रोस्क्रिप्शन का मतलब होता है प्रोहिबिशन। ये वोकैबुलरी के क्वेश्चंस हैं।
वन हु हेट्स मैनकाइंड उसको बोलते हैं मिसएंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन। एंथ्रोप जो शब्द है ना वो ह्यूमंस के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे एंथ्रो टर्म आ गया वो ह्यूमंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको गेस भी मारना है तो आप मार सकते हो। मिसएंथ्रोप जो जो ह्यूमंस के अगेंस्ट हो, जो मैनकाइंड के अगेंस्ट हो, तो मिसएंथ्रोप इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? सार्क का जो मेंबर म्यांमार नहीं है। कौन से मेंबर्स हैं सारे देख लेते हैं एक बार। जो सार्क है उसकी फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन अलायंस फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। आगे चलते हैं। द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। आगे चलते हैं। द वर्ड्स बुल एंड बेयर आर यूज्ड इन, ये स्टॉक मार्केट में यूज़ किया जाता है कि बुलिश मार्केट है या बेरिश मार्केट है। ठीक है, अगर ऊपर जा रही है तो बुलिश है, अगर नीचे जा रही है तो बेरिश है। ऐसे टर्म यूज़ किए जाते हैं स्टॉक मार्केट में। नेम द मेंबर ऑफ राज्यसभा हु वाज रिसेंटली न्यूज फॉर डिमांडिंग चेंज ऑफ हिज और हर सीट नंबर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है साल के लिए, तो इसको स्किप करते हैं। द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बना था और ये इनटू फोर्स आया था ऑन April 1, 2010। तो इसी के साथ हमारा 2012 का पेपर कंप्लीट होता है और विल कम अप विद अदर पेपर्स एज वेल। प्लीज ड्रॉप योर कमेंट्स एंड क्वेरीज डाउन बिलो। विल सी यू सून। टेक केयर।